हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम क्वेस्ट। जून महीने के पॉलिटी के करंट अफेयर्स का ये हमारा लास्ट लेक्चर है, जिसके अंदर ये सारे के सारे टॉपिक्स कवर किए जाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको जो भी डाउट्स आते हैं या फिर आप किसी टॉपिक के ऊपर एक सेपरेट वीडियो चाहते हैं, उसे आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगला सेक्शन जो हम कवर कर रहे हैं वो है न्यूज़ इन शॉर्ट, और हमारा पहला टॉपिक है एफर्मेटिव एक्शन। सिंपल भाषा में हम एफर्मेटिव एक्शन को रिजर्वेशन के नाम से जानते हैं, और इसी को पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन भी कहा जाता है। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। न्यूज़ में क्यों था यह टॉपिक? क्योंकि यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेज एडमिशन्स के अंदर एफर्मेटिव एक्शन को लिमिट करने की बात कही है। ज़्यादातर हम ये मान के चलते हैं कि रिजर्वेशन जैसे जो टूल्स हैं, रिजर्वेशन जैसे टूल्स इंडिया जैसे डेवलपिंग देशों के अंदर इस्तेमाल होते होंगे, लेकिन यूएस जैसे डेवलप्ड देशों के अंदर भी रिजर्वेशन का टूल इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि यूएस के अंदर कुछ रेसेस ऐसी थी, जैसे कि एफ्रो अमेरिकन्स, जिनके खिलाफ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था। एफ्रो अमेरिकन्स को एजुकेशन हो, चाहे इकॉनमी हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, हर एक जगह पे डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, जिसकी वजह से ये पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली एंड सोशली बहुत ही ज़्यादा अंडर रिप्रेजेंटेड रहे। अंडर रिप्रेजेंटेड यानी कि इनकी रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिकल स्फेयर में, इकोनॉमिक स्फेयर में और सोशल स्फेयर में बहुत ही कम हो गई। इनकी एजुकेशन का स्तर काफ़ी नीचे रहा, इनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी का स्तर काफ़ी ज़्यादा नीचे रहा, पॉलिटिक्स के अंदर इनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। तो इसीलिए इन रेशियल कम्युनिटीज़ को, इन रेशियल ग्रुप्स को रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करने के लिए रिजर्वेशन जैसे टूल्स का इस्तेमाल किया जाने लग गया। तो शुरुआत में यूएस के अंदर जो एफर्मेटिव एक्शन या फिर रिजर्वेशन का टूल इस्तेमाल होता था वो रेस के बेसिस पर होता था, लेकिन बाद में जेंडर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, डिसेबिलिटी, इन बेसिस पर भी रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाने लगा। ऑब्जेक्टिव क्या था यूएस के अंदर रिजर्वेशन प्रोवाइड कराने का? टू इंक्रीज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिसएडवांटेज्ड ग्रुप। जो भी सोसाइटी के डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन को इंक्रीज करना, ठीक है। अब ये जो न्यूज़ है कि यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेज एडमिशन में एफर्मेटिव एक्शन को लिमिट करने की बात कही है, एज अ न्यूज़ ये हमारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एफर्मेटिव एक्शन का टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें डिटेल में क्या क्या देखना है? सबसे पहले हम देखना है कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन कौन से प्रोविजंस हैं जो कि रिजर्वेशन या फिर एफर्मेटिव एक्शन की बात करते हैं। दूसरी चीज़ हमें देखनी है, 2022 के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई थी, जिसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के रिजर्वेशन को अपहोल्ड किया था जुडिशरी ने। तो हमें ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल में देखनी है, जिसको अभी हम थोड़ी देर में कवर करेंगे, ठीक है। पहले हम देख लेते हैं कि आखिर ये जो न्यूज़ है ये न्यूज़ क्या है। यहाँ पे आपको बताया गया कि इंडिया और यूएस के अंदर जो एफर्मेटिव एक्शन प्रोवाइड किया जाता है, इनके बीच में डिफरेंस क्या है। देखो, इंडिया के अंदर सबसे पहले मैं कहूँगा, ये पर्पस की जगह मैं कहूँगा बेसिस। इंडिया के अंदर रिजर्वेशन या फिर एफर्मेटिव एक्शन का जो बेसिस था वो था सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस। तो जो कम्युनिटीज़ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड थी, उन कम्युनिटीज़ को एजुकेशन के अंदर रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया। और जो कम्युनिटीज़, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है बैकवर्ड कास्ट विच आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड, ठीक है। तो जो भी कास्ट, जो भी कम्युनिटीज नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड, यानी कि जिन कम्युनिटीज की रिप्रेजेंटेशन नहीं है अच्छी, उनको एम्प्लॉयमेंट के अंदर रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाएगा। कैसी एम्प्लॉयमेंट के अंदर? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर, ठीक है। तो एजुकेशन के अंदर क्राइटेरिया क्या रखा गया था? सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस। और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर क्राइटेरिया रखा गया था नॉट एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन। ये रिप्रेजेंटेशन एडिक्वेट नहीं है, इनकी रिप्रेजेंटेशन इंक्रीज करने की जरूरत है। तो इंडिया के अंदर ये बेसिस थे। 2022 के अंदर क्या हुआ? 2022 के अंदर इकोनॉमिक क्राइटेरिया भी ऐड कर दिया गया। ये बोला जाने लगा कि जनरल कैटेगरी के लोग, यानी कि जो अपर कास्ट के लोग हैं, अपर कास्ट के लोगों में जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, ईडब्ल्यूएस जिसको कहा जाता है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को भी एजुकेशन और जॉब्स के अंदर रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ठीक है। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो इंडिया के अंदर क्या बेसिस था रिजर्वेशन का, वो हमने बता दिया। यूएस के अंदर क्या बेसिस था वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि रेसेस के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन होती थी, जिसकी वजह से वो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल स्फेयर से बाहर हो चुके थे, उनकी रिप्रेजेंटेशन बहुत कम थी। इन रेशियल कम्युनिटीज और ग्रुप्स की रिप्रेजेंटेशन को इंप्रूव करने के लिए वहां पे एफर्मेटिव एक्शन आया, ठीक है। जेनेसिस आप देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15(4) एंड 16(4), और यूएस के अंदर सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1964 जो है वो एफर्मेटिव एक्शन की बात करता है। ठीक है, ये जो कोटा वाली चीज़ है इसको अभी हम 2022 के
जो डिस्कशन है उसमें कवर करेंगे। ये हमारी डिस्कशन से पहले एक छोटी सी और डिस्कशन मैं करूंगा, वो है रिगार्डिंग द डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी। अगर मैं किसी से इक्वालिटी टर्म का मतलब पूछूं तो वो कहेगा इक्वालिटी का मतलब होता है समानता, की हर एक इंसान को बराबर ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। लेकिन इक्वालिटी की डेफिनेशन को हमें थोड़ा सा और डेप्थ में देखना होगा अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इक्वालिटी के दो एस्पेक्ट होते हैं। पहला एस्पेक्ट ये होता है कि जितने भी लोग सिमिलर सर्कमस्टांसेस में हैं, जितने भी लोग सिमिलर सर्कमस्टांसेस या फिर सिमिलर सिचुएशन में हैं, उन लोगों को आप डिफरेंटली ट्रीट नहीं कर सकते, आप डिफरेंटली ट्रीट नहीं कर सकते। यानी कि जो लोग सेम सिचुएशन में हैं उनकी ट्रीटमेंट कैसी होनी चाहिए, उनकी ट्रीटमेंट भी सेम होनी चाहिए, डिफरेंटली ट्रीट नहीं कर सकते। और जो लोग डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर हैं, जो लोग डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर हैं, उनको आप सेम ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, सिमिलर ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। यानी कि मान लीजिए दो कम्युनिटीज हैं, ठीक है, ये एक कम्युनिटी और इस कम्युनिटी के अंदर लोग, और एक ये बी कम्युनिटी जिसके अंदर बी कम्युनिटी के लोग हो गए, ठीक है। ए कम्युनिटी के जो लोग हैं ये पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और सोशली बहुत ही ज़्यादा एम्पावर्ड हैं। इनकी पॉलिटिक्स में भी रिप्रेजेंटेशन है, इकोनॉमी में भी है, और सोशल स्फेयर में भी ये काफ़ी ज़्यादा अपर माने जाते हैं, ठीक है, सुपीरियर माने जाते हैं। और जो बी ग्रुप है, बी ग्रुप के अंदर जितने भी लोग आते हैं, इस कम्युनिटी के लोग पॉलिटिकली भी ज़्यादा एक्टिव नहीं है, इकोनॉमी में भी वो पुअर हैं, और सोसाइटी में उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन होती है, ठीक है। अब ये दोनों के दोनों ग्रुप डिफरेंट सिचुएशन में है, तो जो ग्रुप डिफरेंट सिचुएशन में होते हैं उनको डिफरेंट ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी। आप अगर इन दोनों ग्रुप को सेम मान के चलोगे और कहोगे कि हम बी ग्रुप को रिजर्वेशन नहीं दे रहे, बी ग्रुप को कोई भी रिजर्वेशन नहीं दिया गया, तो उस केस में क्या हो जाएगा कि उस केस में जितनी भी नौकरियां हैं वो सारी की सारी ये लोग ले लेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी एजुकेशनली बेटर हैं, ऑलरेडी ये पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली बेटर हैं, ठीक है। तो इसीलिए बी ग्रुप को रिजर्वेशन देने की जरूरत है। तो इसीलिए कहा जाता है कि इक्वालिटी के दो कंपोनेंट हैं। सिमिलर सिचुएशन में जो लोग हैं उनको आप डिफरेंटली ट्रीट नहीं कर सकते, और डिफरेंट सिचुएशन में जो लोग हैं उनको आप सिमिलर ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, ठीक है। ये एक इक्वालिटी की डेफिनेशन आप याद रखेंगे, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में मेरे को बताएंगे, ठीक है, ये एक तरह से आप अपना होमवर्क समझ सकते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन क्या होती है। अगर आपको नहीं पता तो ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइएगा कि डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन क्या होती है। यूपीएससी इस तरह की डॉक्ट्रिन्स आपसे पूछ रहा है। चलिए अब 2022 की न्यूज़ को डिटेल में देखते हैं। 2022 के अंदर इंडियन पॉलिटी के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमें देखने को मिलती है वो है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2022। ये जो जनहित अभियान केस है 2022 का, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को अपहोल्ड कर दिया है। ये जो 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, ये एक्ट इंडिया के अंदर रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है, 10% रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। तो इंडिया के अंदर जितने भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं उनको 10% रिजर्वेशन प्रोवाइड की जाएगी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर, यानी कि उनको पढ़ाई और सरकारी नौकरी इन दोनों के अंदर रिजर्वेशन प्रोवाइड की जा रही है 10%, ठीक है। थोड़ा सा अगर हम रिजर्वेशन के टूल के बारे में बात करें तो इंडिया के अंदर क्या है, इंडिया की सोसाइटी कास्ट में डिवाइडेड है। इंडिया की सोसाइटी के अंदर ऐसी बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं जो कि सोशली बैकवर्ड हैं। ये जो कम्युनिटीज़ हैं इनकी अगर हम देखें तो ना तो पॉलिटिक्स के अंदर हमें इनकी ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलती है, पॉलिटिकली दे आर नॉट वेरी स्ट्रांग, इकोनॉमिकली दे आर नॉट वेरी स्ट्रांग, एजुकेशनली दे आर नॉट वेरी स्ट्रांग। तो इन सब चीज़ों की वजह से जो हमारी सोसाइटी है, हमारी सोसाइटी में ये जो कम्युनिटीज़ थी जिनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, सोशली जो बैकवर्ड रह गई, ये कभी भी आगे नहीं बढ़ पाई। तो आज की डेट में हम कह सकते हैं कि ये बैकवर्ड है। नाम से आपको पता चल रहा है कि बैकवर्ड का मतलब क्या है कि बाकी जो समाज है वो काफ़ी आगे है और ये अभी भी उस लेवल पे नहीं पहुंच पाए हैं। और अगर हम चाहते हैं कि ये भी एट पार आ जाएं, ये भी एट पार आ जाएं बाकी कम्युनिटीज़ के, तो इनको रिजर्वेशन की टूल की ज़रूरत है। इंडिया के अंदर जो ये सोशल डिस्टिंक्शंस हैं वो इतनी स्ट्रांग होती हैं कि आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग, एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, एससीज और एसटीज़ हैं, ये अगर इकोनॉमिकली रिच भी हो जाते हैं तो भी सोशल डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म नहीं होती है, काफ़ी ज़्यादा इन्हें डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इकोनॉमी
सिर्फ इकोनॉमी के बेसिस पर रिजर्वेशन प्रोवाइड नहीं की जानी चाहिए, उसके पीछे कोई ना कोई सोशल एस्पेक्ट होना चाहिए। ये जो पूरा का पूरा रिजर्वेशन का व्यू था, ये हमारा पुराना व्यू था। पुराने व्यू के अंदर हम क्या कहते थे? पुराने व्यू में ये कहा जाता था कि रिजर्वेशन जो है वो कोई पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम नहीं है, गरीबी हटाओ अभियान नहीं है रिजर्वेशन देना। रिजर्वेशन हम पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए नहीं दे रहे, रिजर्वेशन हम सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी के क्राइटेरिया के बेसिस पर नहीं देंगे, ये पहले माना जाता था। ये कहा जाता था कि अगर कोई इंसान पुअर है और वो सोशली बैकवर्ड भी है तो उसको रिजर्वेशन प्रोवाइड की जा सकती है, एजुकेशनली बैकवर्ड है तो उसको रिजर्वेशन प्रोवाइड की जा सकती है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो पुअर है और इसके साथ कोई और एडिशनल क्राइटेरिया नहीं लगता तो उसको रिजर्वेशन नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि पुअर के बेनिफिट के लिए जो सरकारें हैं वो अलग अलग पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम चलाती रहती हैं। रिजर्वेशन एक पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ये हमारा पुराना व्यू हुआ करता था। लेकिन जो हमारी ये जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस हुआ, इस जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड कर दिया 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक क्राइटेरिया के बेसिस पर रिजर्वेशन प्रोवाइड की जा रही है। जितने भी लोग आपके इकोनॉमिकली बैकवर्ड होंगे उनको 10% रिजर्वेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और आपके पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर दी जा सकती है। ठीक है, तो जो हमारा 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, इसने क्या किया था? इसने 2 आर्टिकल्स ऐड किए थे। एक था आपका आर्टिकल 15 का क्लॉज 6 और दूसरा था आर्टिकल 16 का क्लॉज 6। आर्टिकल 15 क्लॉज 6 जो है ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को रिजर्वेशन दे रहा है और 16 क्लॉज 6 जो है वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब अगर हम इसी जजमेंट की थोड़ी सी और बात करें तो ये जजमेंट क्या कहती है? पहली चीज़ तो एकदम क्लियर हो गई कि सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक क्राइटेरिया के बेसिस पर भी रिजर्वेशन दी जा सकती है, ये इन्होंने अपहोल्ड कर दिया। दूसरी चीज़ क्या कही? दूसरी चीज़ इन्होंने ये कह दी कि ये जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सिर्फ और सिर्फ जनरल कैटेगरी वाले होंगे, उन्हीं को ही ये 10% रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा। यानी कि ये जो जजमेंट है, ये जजमेंट एक्सक्लूड कर देती है कुछ लोगों को। किन लोगों को एक्सक्लूड कर देती है? पहला, जो भी ओबीसीज हैं, जो भी एससीज हैं, जो भी एसटीज हैं। ठीक है, ओबीसी, एससी और एसटी ये चाहे अगर पुअर भी हैं तो भी वो इस 10% रिजर्वेशन के अंडर नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि इनको ऑलरेडी रिजर्वेशन प्रोवाइड की जा चुकी है। तो ऑलरेडी उन्हें रिजर्वेशन है तो डबल रिजर्वेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इनको इसके अंदर एक्सक्लूड किया गया है। और भी कुछ लोग हैं जिनको 10% बेनिफिट लेने से, ये जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर बेनिफिट है, ये लेने से मना किया गया है। वो कौन से हैं? वो हैं ऐसे लोग जिनके पास कभी 5 एकड़ की एग्रीकल्चरल लैंड रह चुकी है। अगर किसी भी इंसान के पास इतनी ज़्यादा एग्रीकल्चरल लैंड थी तो हम ये मान सकते हैं कि वो इकोनॉमिकली वीकर नहीं रहा होगा। कम से कम उसके पास एग्रीकल्चर, खेतीबाड़ी करके अपना गुजारा करने की साधन है। ठीक है, दूसरा, ऐसे लोग जिनके पास 1000 स्क्वायर फीट का रेजिडेंशियल फ्लैट है। ठीक है, इतना बड़ा फ्लैट है तो उसको गरीब नहीं माना जाएगा, इसीलिए इनको भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसके अलावा ऐसे लोग जिनके पास रेजिडेंशियल प्लॉट है 100 स्क्वायर यार्ड्स का इन नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटीज। ठीक है, जो भी नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटी, अगर उस नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटी के अंदर किसी के पास 100 स्क्वायर यार्ड का घर है तो उसको भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में नहीं रखेंगे। और अगर म्यूनिसिपैलिटी में नहीं रहता, वो कहीं और रहता है, ठीक है, इन एनी अदर एरिया, तो उन एरिया में अगर उसके पास 200 स्क्वायर यार्ड का रेजिडेंशियल प्लॉट है तो भी उसको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर नहीं रखा जाएगा। ठीक है, ये सारे के सारे इसमें बोले गए। तीसरी बात जजमेंट में क्या बोली गई? तीसरी बात जजमेंट में ये बोली गई कि जो इंदिरा साहनी केस हुआ था 1992 में, इसको अभी हम आगे देखेंगे जब हम ओबीसी वाला टॉपिक पढ़ेंगे, अगला ही टॉपिक है वो। जो 1992 के अंदर इंदिरा साहनी जजमेंट हुई थी, इंदिरा साहनी जजमेंट में ये कहा गया था कि इंडिया के अंदर रिजर्वेशन कैन नॉट बी मोर देन 50%। ठीक है, इट कैन नॉट बी मोर देन 50%। और इंडिया के अंदर कितनी रिजर्वेशन आज की डेट में दी जा रही है? देखिए, इंडिया के अंदर एससीज के लिए 15% सीट्स रिजर्व्ड होती हैं, चाहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो या पब्लिक एम्प्लॉयमेंट हो। एसटीज के लिए 7.5% सीट्स रिजर्व्ड होती हैं एंड ओबीसीज के लिए 27% सीट्स रिजर्व्ड होती हैं। अगर इनको आप टोटल करेंगे तो अराउंड 49.5% आता है। अब क्या किया गया? बाय 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट
103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 10% रिजर्वेशन इज प्रोवाइडेड टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, यानी कि 49.5% सीट्स तो ऑलरेडी रिजर्व्ड हैं, इसके बाद 10% सीट्स को और रिजर्व कर दिया गया है। तो इफेक्टिवली जो रिजर्वेशन है वो 59.5% बन जाती है। यानी कि इंडिया के अंदर चाहे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट हो या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, अगर 100 सीट्स हैं तो 100 में से 59.5% सीट्स जो हैं वो रिजर्व्ड रहेंगी। ठीक है, इंदिरा साहनी जजमेंट कहती है कि रिजर्वेशन 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो जब 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया तो इसके बाद ये सवाल उठने लगे कि क्या ये जो अमेंडमेंट एक्ट है ये इंदिरा साहनी जजमेंट केस के अगेंस्ट जाता है या नहीं जाता। तो ये वाली बात भी सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इंदिरा साहनी केस के अंदर ये जो 50% की सीलिंग थी, ये सीलिंग सिर्फ और सिर्फ SC, ST और OBCs के लिए बनाई गई थी। ठीक है, ये जो सीलिंग है 50% की, ये सिर्फ और सिर्फ SC, ST और OBC के रिजर्वेशन के लिए। इनका जो कंबाइंड रिजर्वेशन है इट कैन नॉट गो अबव 50%। लेकिन इसके अलावा आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए जो 10% का रिजर्वेशन दे रहे हैं ये भी वैलिड रहेगा। ठीक है, यानी कि 50% की सीलिंग सिर्फ इन कैटेगरीज के ऊपर अब लगा दी गई है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको इसके अंदर याद रखनी है। एक और फैक्ट जो आप याद रख सकते हैं इस स्कीम से, इस न्यूज़ से जुड़ा हुआ, वो ये है कि जो 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, ये एक्ट आया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिन्हो कमीशन। ठीक है, सिन्हो कमीशन ने इस अमेंडमेंट की रिकमेंडेशन की थी। अब अपनी अगली न्यूज़ के ऊपर चलते हैं। हमारी अगली न्यूज़ ओबीसीज के इश्यूज से जुड़ी हुई है। ओबीसीज के 3 इशू इसके अंदर कवर किए जाएंगे। पहला तो कवर किया जाएगा ओबीसीज के रिजर्वेशन के जुड़े हुए इश्यूज, फिर उसके बाद हम कवर करेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये जो 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, इसने नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस का दर्जा दे दिया था। ठीक है, तो 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट देखेंगे और फिर उसके बाद देखेंगे जो हमारा अभी करंट अफेयर्स का टॉपिक है, सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसीज। ओबीसीज की सब कैटेगराइजेशन के लिए 2017 के अंदर एक कमीशन बनाई गई थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जस्टिस रोहिणी। ठीक है, इनको अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी थी लेकिन वो किसी वजह से डिले हो गई और अब ये जो कमीशन थी, इस कमीशन को दोबारा से एक एक्सटेंशन प्रोवाइड कर दी गई है। तो ये कमीशन किस काम के लिए बनाई गई थी और क्या इशू चल रहा है उसको भी हम इसके अंदर देखेंगे। लेकिन इस न्यूज़ को कवर करने से पहले हम देखते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल नंबर 16 और इंदिरा साहनी जजमेंट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 15 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 15 ये कहता है कि जो स्टेट है, स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी अगेंस्ट इट्स सिटीजन्स ऑन द बेसिस ऑफ RRCSP, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। इन क्राइटेरिया के बेसिस पर स्टेट जो है किसी भी सिटीजन के खिलाफ डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी। पहली चीज़ तो ये कह दिया कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। दूसरी चीज़ क्या कही? दूसरी चीज़ ये कही कि विमेन और चिल्ड्रन के वेलफेयर के लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाए जा सकते हैं। ठीक है, इनका इंटरेस्ट अपहोल्ड करने के लिए स्पेशल प्रोविजन बना सकते हैं। तीसरी चीज़ कही गई कि जो हमारे सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं, SCs हैं, STs हैं, इनके वेलफेयर के लिए भी स्पेशल प्रोविजन बनाए जा सकते हैं। और लास्ट बात कही गई कि जितने भी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं, SCs हैं और STs हैं, इनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर इनकी रिजर्वेशन प्रोवाइड की जा सकती है। तो जो आर्टिकल 15 था, आर्टिकल 15 बेसिस बनता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर SCBCs, SCs और STs को रिजर्वेशन प्रोवाइड करने का। SCBCs क्या है? सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, तो ये था आपका आर्टिकल नंबर 15। आर्टिकल नंबर 16 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 16 ये कहता है कि स्टेट जो है वो अपने सिटीजन्स के खिलाफ डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि सरकारी नौकरी देने में स्टेट जो है अपने सिटीजन्स के खिलाफ डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी ऑन द बेसिस ऑफ RRCSDPR, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ एंड रेजिडेंस। तो इन क्राइटेरिया के बेसिस पर जो स्टेट है किसी को भी सरकारी नौकरी देने से मना नहीं कर सकती, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन जो है वो अलाउड नहीं है इन क्राइटेरिया के बेसिस पर। ठीक है, और आर्टिकल 16 कहता है कि जितने भी बैकवर्ड क्लासेस हैं विच आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड, जितनी भी बैकवर्ड क्लासेस हैं विच आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड, उनके लिए रिजर्वेशन किया जा सकता है सरकारी नौकरियों के अंदर।
उनके लिए रिजर्वेशन सरकारी नौकरी में कर सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं कहता कि एससीज और एसटीज के लिए रिजर्वेशन करना है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जितने भी बैकवर्ड क्लासेस हैं जिनकी रिप्रेजेंटेशन एडिक्वेट नहीं है, उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जा सकता है इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो जब हमारे ये कॉन्स्टिट्यूशन बना तो हमारा फोकस रहा कि जितने भी हमारी सोसाइटी के अंदर एससीज हैं, एसटीज हैं, जितनी भी डिप्रेस्ड क्लासेस हैं, बेसिकली उन डिप्रेस्ड क्लासेस को सोशली फॉरवर्ड लाने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है। डिप्रेस्ड क्लासेस को आगे लेके आएंगे हम। तो उसके लिए एजुकेशन के अंदर और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर उनको रिजर्वेशन देना चालू कर दिया गया। लेकिन ऐसी बहुत सारी क्लासेस थी, ऐसी बहुत सारी क्लासेस थी जो कि एससीज और एसटीज के अंदर नहीं आती थी, बट दे वर ऑल्सो बैकवर्ड। तो इनको कहते थे हम ओबीसीज के नाम से जानते हैं इनको हम, अदर बैकवर्ड क्लासेस। ये जो अदर बैकवर्ड क्लासेस थी, इनकी अलग से कोई भी लिस्ट तैयार नहीं थी कि ऐसे कितने लोग हैं जो कि बैकवर्ड कैटेगरी के अंदर आएंगे लेकिन एससी और एसटी वो नहीं है। तो इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए कुछ कमीशंस बनाई गई। तो ये कमीशंस आपको पता होनी चाहिए। जो सबसे पहला एफर्ट किया गया था वो था 1953 के अंदर, जब काका केलकर कमीशन बनाई गई। ये जो काका केलकर कमीशन थी, इसने जब अपनी रिपोर्ट सबमिट करी तो अराउंड 2499 ही मान लीजिए, 2399 कास्ट को सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड बताया, ठीक है। लेकिन ये जो काका केलकर कमेटी की रिकमेंडेशंस थी, इन रिकमेंडेशन को सरकार ने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, ठीक है। तो 1953 के अंदर आपकी जो काका केलकर कमीशन थी वो बनी थी। इस कमीशन का नाम था फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, ठीक है। इसके रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट नहीं किया गया। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एक और कमीशन बनाई जाती है और ये कमीशन बनाती है जनता पार्टी। 1977 के अंदर जनता पार्टी जो है वो पावर में आती है और मोरारजी देसाई जो उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे, वो 1979 के अंदर सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन बनाते हैं, ठीक है। इस कमीशन को मंडल कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, मंडल कमीशन, ठीक है। लेकिन जनता पार्टी का जो रूल है वो ज़्यादा समय तक नहीं रहता। 1980 में फिर से इंदिरा गांधी जो हैं वो पावर के अंदर वापस आ जाती हैं। तो ये जो मंडल कमीशन थी, मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है, इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता। जो सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन है, इसकी रिपोर्ट भी कहीं अंधेरों में खो जाती है, आप ऐसा मान के चल लीजिए, ठीक है। और कई सालों तक ये रिपोर्ट है ना खोई रहती है, लगभग 10 सालों तक। 1989 के अंदर क्या होता है, 1989 के अंदर दोबारा से सेंट्रल लेवल पे जनता दल पावर में आता है, जनता दल दोबारा से पावर में आता है। और ये जो जनता दल अब पावर में आ चुका है, ये क्या करता है, ये मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करना चालू कर देता है। मंडल कमीशन की जो रिकमेंडेशन थी उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। और मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन क्या थी, इनकी रिकमेंडेशन थी कि इंडिया के जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको 27% का रिजर्वेशन दिया जाएगा। ऑलरेडी एससीज का रिजर्वेशन 15% था, एसटीज का रिजर्वेशन 7.5% था। अब ओबीसीज को 27% का रिजर्वेशन और दिया जाने लग गया। तो इस वजह से हमारे देश की जो बाकी पॉपुलेशन है जिनको रिजर्वेशन नहीं मिल रहा, उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है। और गुस्से की वजह से इंडिया के अंदर इस मंडल कमीशन की इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा वायलेंट प्रोटेस्ट भी देखने को मिलते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होते हैं। तो जब प्रोटेस्ट होंगे तो क्या होगा, कोई ना कोई सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस कर देगा। तो ये जो मंडल कमीशन की रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट किया गया, इसके ऊपर जो केस होता है उस केस का नाम है इंदिरा साहनी केस, इंदिरा साहनी केस। ये जो इंदिरा साहनी केस है 1992 का, ये 9 जजेस ने हियर किया था, 9 जजेस ने हियर किया था। और इस केस की जजमेंट 6:3 वर्डिक्ट से आई थी। 6:3 वर्डिक्ट का क्या मतलब है कि 9 में से 6 जजेस जो हैं वो एक फेवर में थे और 3 जजेस दूसरे फेवर में थे, ठीक है। तो किसकी बात मानी जाएगी, जो मेजोरिटी वालों की बात मानी जाएगी, ठीक है। तो इंदिरा साहनी जजमेंट के अंदर क्या क्या बातें कही गई। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ और देख लो, यहाँ पे क्या हो रहा है, ओबीसीज को 27% रिजर्वेशन प्रोवाइड कर दिया गया, ठीक है। जनता दल के द्वारा 27% रिजर्वेशन प्रोवाइड कर दिया गया इन 1989। अब उसके बाद जब ये केस सुप्रीम कोर्ट के पास गया हुआ था, इसी दौरान क्या हुआ, हमारे एक और प्राइम मिनिस्टर थे जिनका नाम था पीवी नरसिम्हा राव जी। पीवी नरसिम्हा राव जी ने क्या किया, 27% ओबीसीज का रिजर्वेशन था, इसके साथ साथ 10% रिजर्वेशन और दे दिया टू
इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, ठीक है, इकोनॉमी के क्राइटेरिया पे 10% रिजर्वेशन और दे दिया गया। तो इफेक्टिवली कितना रिजर्वेशन आपको मिल गया, यहाँ पे 37% रिजर्वेशन कर दिया गया था। अब इंदिरा साहनी केस के अंदर क्या होगा, इंदिरा साहनी केस में इसके ऊपर भी बात की जाएगी और इसके ऊपर भी बात की जाएगी। तो ये जो केस होता है इंदिरा साहनी केस, इसको एक दूसरे नाम से भी जानते हैं। इंदिरा साहनी केस को हम मंडल कमीशन केस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। 1992 के अंदर इसकी जजमेंट आती है 6-3 वर्डिक्ट से। तो इसके अंदर क्या क्या बातें कही जाती है, पहला तो ये कहा जाता है कि जो रिजर्वेशन का मेन ऑब्जेक्टिव है इट इज टू रिड्यूस सोशल बैकवर्डनेस, ठीक है। जो प्राइमरी क्राइटेरिया होना चाहिए रिजर्वेशन का वो सोशल क्राइटेरिया होना चाहिए अलॉन्ग विद एजुकेशनल और इकोनॉमिक क्राइटेरिया। सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक क्राइटेरिया के बेसिस पर रिजर्वेशन नहीं दी जा सकती। यानी कि जो पीवी नरसिम्हा राव ने ये 10% की रिजर्वेशन दी थी फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, ऐसे लोगों के लिए जो कि सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिकली वीकर हैं, ये यहां से हट गया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई भी सोशल बैकवर्डनेस का कंपोनेंट ऐड नहीं किया था। तो ये 10% की रिजर्वेशन तो जो है उसको खत्म कर दी जाती है इंदिरा साहनी जजमेंट के अंदर। दूसरी बात क्या कही जाती है, दूसरी बात ये कही जाती है इंदिरा साहनी केस के अंदर कि जो टोटल रिजर्वेशन है इट शुड नॉट एक्सीड अ सीलिंग ऑफ 50%, यानी कि इंडिया के अंदर 50% से ज्यादा रिजर्वेशन आप नहीं दे सकते ऑर्डिनरीली, ठीक है। अगर कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस है तो उसमें दी जा सकती है, बट ऑर्डिनरली 50% की सीलिंग को ब्रीच नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये इंदिरा साहनी केस के अंदर कह दिया गया। तीसरी बात ये कही गई, तीसरी बात एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। कॉन्सेप्ट क्या है कि आप ओबीसीज को, जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं जो कि बैकवर्ड हैं, उनको आप रिजर्वेशन दे सकते हो, लेकिन ये जो ओबीसीज हैं, ओबीसीज के अंदर जितने भी क्रीमी लेयर के लोग हैं, जितने भी क्रीमी लेयर के लोग हैं उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्रीमी लेयर से क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि ढेर सारे लोग हैं जो कि ओबीसी कैटेगरी के अंदर आते हैं, ठीक है। ये सब के सब अदर बैकवर्ड क्लासेस के अंदर आते हैं। अदर बैकवर्ड क्लासेस के अंदर कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि इकोनॉमिकली वेल टू डू होंगे, जिनकी फैमिली इनकम 8 लाख रुपए पर एनम से ज्यादा होगी, 8 लाख रुपीस पर एनम से ज्यादा होगी। तो ये जो लोग हैं इनको हम क्रीमी लेयर कहेंगे, और क्योंकि ये ऑलरेडी इतने एडवांस्ड हैं तो इनको रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। यानी कि ओबीसीज को रिजर्वेशन दिया जा सकता है, लेकिन ओबीसीज के अंदर जितने भी लोगों की परिवार की इनकम 8 लाख पर एनम से ज्यादा होगी उनको रिजर्वेशन नहीं देंगे, ठीक है। तो क्रीमी लेयर का जो कॉन्सेप्ट है ये इंदिरा साहनी केस के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया गया। दूसरा आपको याद रखना है, क्रीमी लेयर का जो कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ और सिर्फ ओबीसीज पे लगाया जाएगा, एससीज और एसटीज के ऊपर क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट नहीं लगाया जाता, ठीक है। इंदिरा साहनी केस ने ये ऑलरेडी बोल दिया था कि जो एससीज एंड एसटीज हैं, इंडिया के अंदर जितने भी बैकवर्ड लोग हैं उन बैकवर्ड लोगों में सबसे ज्यादा बैकवर्ड एससीज और एसटीज हैं, तो इनकी बैकवर्डनेस के लिए इकोनॉमिक क्राइटेरिया को लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आपके इंदिरा साहनी जजमेंट के अंदर आ गया था। चौथी चीज क्या कही, चौथी चीज ये कही कि आप जो रिजर्वेशन दे रहे हो, रिजर्वेशन अब किस किस को मिल रहा है, एससीज को मिल रहा है, एसटीज को मिल रहा है, एंड 27% फॉर ओबीसीज। ये जो रिजर्वेशन है इसको भी अपहोल्ड कर दिया गया, इसको भी कह दिया गया कि हाँ ये रिजर्वेशन दिया जा सकता है। तो इन सबको जो रिजर्वेशन दिया जाएगा इट वुड बी ओनली इन द इनिशियल एम्प्लॉयमेंट, इनिशियल एम्प्लॉयमेंट में दिया जाएगा, प्रमोशन के अंदर रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, प्रमोशन के अंदर रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो यहां पे एक और चीज याद रख लीजिए कि इंदिरा साहनी केस ने ये कह दिया था प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं होगा, लेकिन हमारी गवर्नमेंट को, हमारे पार्लियामेंट को ये लगा कि जो एससीज हैं और एसटीज हैं, एससीज और एसटीज को इनिशियल एम्प्लॉयमेंट में तो हम दे देते हैं रिजर्वेशन, लेकिन ये जब एम्प्लॉयमेंट के अंदर आ जाते हैं तब भी डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं। तो इनिशियली इनको नौकरी मिल गई, लेकिन जब प्रमोशन हो रहा है, प्रमोशन के टाइम पर इनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन होता है, जिसकी वजह से ये हायर पोजीशन पर नहीं जा पाते, ठीक है। तो इसीलिए इंदिरा साहनी केस ने भले ही मना कर दिया था कि प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं दी जाएगी, लेकिन हमारे पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया, 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1995, जिसमें यह कह दिया गया कि जो एससीज और एसटीज हैं, एससीज और एसटीज को प्रमोशन में भी रिजर्वेशन दी जाएगी इफ दे आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड, ठीक है। अगर वो हायर लेवल पे एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है तो उनको प्रमोशन के अंदर भी रिजर्वेशन प्रोवाइड की जाएगी। ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से कही। तो इंदिरा साहनी केस ने तो प्रमोशन में भी मना किया था, लेकिन इस जो जजमेंट थी, इस जजमेंट को ओवरकम करने के लिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया था हमारा, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर कही गई थी। और पांचवी चीज क्या कही थी,
इंद्रासानी जजमेंट के अंदर इन्होंने कहा था कि एक परमानेंट स्टैच्यूटरी बॉडी बनाई जाएगी, एक परमानेंट स्टैच्यूटरी बॉडी बनाई जाएगी फॉर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, ये इसके अंदर बोला गया। और इसी जजमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए आप देखेंगे कि 1993 के अंदर एक स्टैच्यूटरी बॉडी बनाई जाती है जिसका नाम होता है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, NCBC। यही स्टैच्यूटरी कमिटी जो आपकी बॉडी है, इस बॉडी को अब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया बाय 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। पहले ये सिर्फ एक पार्लियामेंट के एक्ट से बनी थी, लेकिन अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन चुकी है। ठीक है, तो ये सारी की सारी एक बारी मैं सिर्फ जजमेंट बताता हूँ। सोशल क्राइटेरिया प्राइम क्राइटेरिया होगा रिजर्वेशन देने का। ठीक है, तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक क्राइटेरिया के बेसिस पर रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। इंद्रासानी केस में ये बोला गया 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं दी जा सकती। ओबीसीज को रिजर्वेशन दे सकते हैं, लेकिन ओबीसीज में जो एडवांस्ड लोग होंगे जिनकी फैमिली इनकम 8 लाख से ज़्यादा है, उनको क्रीमी लेयर कहा जाएगा, उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। रिजर्वेशन सिर्फ इनिशियल एम्प्लॉयमेंट में होगा, प्रमोशन में नहीं होगा। एक परमानेंट स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई जाएगी। ठीक है, अब इसी जजमेंट की जो आपके डेवलपमेंट्स हुई हैं, वो डेवलपमेंट्स क्या हैं? डेवलपमेंट ये है कि पहले इंदिरासानी केस ने कहा था सिर्फ और सिर्फ सोशल और इकोनॉमिक क्राइटेरिया के बेसिस पर रिजर्वेशन देंगे, बट आफ्टर दिस जनहित अभियान केस 2022 10% EWS रिजर्वेशन को अपहोल्ड कर दिया गया, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे भी रिजर्वेशन दे सकते हैं। ठीक है, तो ये एक चेंज आ गया। दूसरा चेंज हमें क्या देखने को मिलता है? 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। तो ये जो जनहित अभियान केस है, ये क्या कहता है? ये कहता है कि ये जो 50% की सीलिंग है, ये सिर्फ और सिर्फ SCs, STs और OBC पे लगेगी। जो हम 10% EWS को रिजर्वेशन दे रहे हैं, इट इज़ फॉर जनरल कैटेगरी पॉपुलेशन, यानी कि नॉन OBC, नॉन SC, ST। ठीक है, उनके लिए बोली गई। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, इंदिरासानी केस में प्रमोशन के लिए कहा था कि प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं होगी, लेकिन इसको ओवरकम करने के लिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन को ही अमेंड कर दिया 1995 के अंदर, और हमने SCs और STs को रिजर्वेशन में प्रमोशन में भी रिजर्वेशन देना चालू कर दिया। और इंदिरासानी केस ने कहा था कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनेगी NCBC। उसकी करंट अफेयर से जुड़ी न्यूज़ ये है कि 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इस स्टैट्यूटरी बॉडी को अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड कर दिया गया, एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड कर दिया गया। ठीक है, तो ये आपकी पूरी की पूरी एक तरह से कहानी कह सकते हैं कि OBCs को जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है, OBCs को रिजर्वेशन किस तरह से दिया जा रहा है। ठीक है, एक और रिलेटेड केस है आपके M नागराज केस। ठीक है, ये एक बारी आप थोड़ा सा गूगल करके पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, न्यूज़ में नहीं थे बट यू शुड नो। M नागराज केस है, जर्नैल सिंह केस। ठीक है, जर्नैल सिंह केस, इनको भी पढ़ना। ठीक है, तो OBCs के रिजर्वेशन के बारे में आपने ये सारी की सारी चीज़ें देख ली कि किस तरह काका केलकर कमेटी बनती है, फिर उसके बाद मंडल कमीशन बनती है, फिर मोरारजी देसाई के टाइम पर जो कमीशन बनी है उसकी रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट किया जाएगा जब दोबारा से जनता दल पावर में आएगी। फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन देने की 1992 के अंदर भी कोशिश की गई थी बाय PV नरसिम्हा राव, लेकिन ये कोशिश जो है 1990s के अंदर जो की गई थी, इसको इंदिरासानी केस के बाद ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, और अब दोबारा से 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन दिया गया और इस टाइम इसको अपहोल्ड कर दिया गया, इसको सही माना गया है। ठीक है, जनहित अभियान केस 2022। ठीक है, पहले जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को दिया जा रहा था उसको नहीं अपहोल्ड किया था, लेकिन अब कर दिया गया है। चलिए अगली न्यूज़ को कवर करते हैं। हमारी अगली न्यूज़ है गवर्नर की पावर से जुड़ी हुई। गवर्नर का ऑफिस इंडियन पॉलिटी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस होल्ड करता है, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारी पॉलिटी के अंदर, लेकिन इस ऑफिस के साथ ढेर सारी कंट्रोवर्सीज भी जुड़ी हुई हैं। अब इस कंट्रोवर्सी की पहले हम जड़ देख लेते हैं, फिर उसके बाद न्यूज़ के ऊपर आएंगे। देखिए, हर राज्य का एक गवर्नर ज़रूर होगा। ठीक है, हर राज्य का एक गवर्नर होता है। अब इशू कहाँ पे आता है? इशू आता है गवर्नर के रोल के ऊपर। राज्यों के अंदर गवर्नर के डुअल रोल होते हैं। डुअल रोल क्या? गवर्नर का पहला रोल होता है कि ये राज्य के एग्जीक्यूटिव हेड की तरह काम करता है, एग्जीक्यूटिव हेड की तरह। ठीक है, दूसरा रोल क्या होता है? दूसरा रोल है कि गवर्नर राज्यों के अंदर एक रिप्रेजेंटेटिव की तरह काम करता है। रिप्रेजेंटेटिव किसका? केंद्र का, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेंटर, केंद्र के रिप्रेजेंटेटिव की तरह काम करता है। और केंद्र का रिप्रेजेंटेटिव क्यों कहा जाता है गवर्नर को? क्योंकि गवर्नर को अपॉइंट करना और गवर्नर को रिमूव करना,
ये काम किसका होता है? ये काम होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गवर्नर को अपॉइंट या रिमूव करता है ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एट द सेंटर। केंद्र पे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनकी एड और एडवाइस पे गवर्नर अपॉइंट या रिमूव करते हैं। तो सेंटर लेवल पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कौन कौन आता है? प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि किस इंसान को गवर्नर चुना जाएगा, कितने समय तक वो किसी राज्य का गवर्नर रहेगा या किस गवर्नर को रिमूव करना है, ये किसके हाथों में है? ये प्राइम मिनिस्टर के हाथों में है। प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट से बोल के किसी भी इंसान को गवर्नर की तरह अपॉइंट करवा सकते हैं, रिमूव करा सकते हैं। ठीक है, यानी कि गवर्नर कितने समय तक पावर में रहेंगे ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है प्राइम मिनिस्टर के ऊपर। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखेंगे। अब एक दूसरी चीज देखिए, मान लीजिए ये जो गवर्नर है, ये गवर्नर स्टेट के एग्जीक्यूटिव हेड है, यानी कि गवर्नर कहाँ पे काम कर रहे हैं? गवर्नर काम कर रहे हैं स्टेट के अंदर, राज्यों के अंदर। ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर कहाँ पे है? प्राइम मिनिस्टर सेंटर पे है। इमेजिन कर लीजिए कोई ऐसी सिचुएशन है कि प्राइम मिनिस्टर पार्टी ए के मेंबर हैं और स्टेट के अंदर जो चीफ मिनिस्टर हैं वो पार्टी बी के हैं। मान लीजिए पार्टी ए और पार्टी बी के रिलेशंस बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। ठीक है, तो अगर प्राइम मिनिस्टर चाहें तो प्राइम मिनिस्टर गवर्नर के ऑफिस को मिसयूज कर सकते हैं चीफ मिनिस्टर के काम में बाधा डालने के लिए, डिफिकल्टी कॉज करने के लिए। इससे राज्यों के अंदर चीफ मिनिस्टर का काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो इस चीज़ की वजह से कई बार ये एलिगेशन लगते रहते हैं कि राज्यों के अंदर जो गवर्नर हैं, गवर्नर स्टेट में सेंटर के रिप्रेजेंटेटिव की तरह काम नहीं कर रहे, बल्कि ये सेंटर के एक एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। जो सेंटर बोल देता है वही काम गवर्नर करते रहते हैं और कई बारी गवर्नर अपनी पावर्स को मिसयूज़ करने लग जाते हैं। अभी जो न्यूज़ है वो भी गवर्नर अपनी पावर को मिसयूज़ कर रहे हैं। इस तरह की एलिगेशंस आपको देखने को मिलेंगी और ऐसा नहीं है कि आज से ही चालू हुआ है ये एलिगेशंस। गवर्नर की पावर का मिसयूज हमें लगभग आज़ादी से ही देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए वो कभी और की डिस्कशन हो जाएगी, अभी हम इसी टॉपिक के ऊपर रहते हैं। दूसरी चीज़ क्या देखनी है कि गवर्नर जो है वो स्टेट के अंदर एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, लेकिन गवर्नर कैसा ऑफिस है? गवर्नर एक अपॉइंटेड ऑफिस है, यानी कि जनता गवर्नर को नहीं चुन रही। स्टेट के अंदर जनता किसको चुनती है? जनता चुनती है चीफ मिनिस्टर्स को एंड अदर मिनिस्टर्स को। सीएम और दूसरे जो मंत्री हैं ये इलेक्टेड होते हैं। ठीक है, एमएलए की तरह चुन के आएंगे, फिर जिसकी पार्टी की मेजोरिटी होगी वो अपना सीएम बना देंगे। आई होप ये सब आपको पता होगा। तो सीएम जो है वो एक इलेक्टेड ऑफिस होता है, गवर्नर एक अपॉइंटेड ऑफिस होता है। तो ये माना जाता है कि जो रियल पावर्स हैं, रियल एग्जीक्यूटिव किसको कहा जाएगा? रियल एग्जीक्यूटिव कहा जाएगा सीएम को एंड अदर मिनिस्टर को। और जो गवर्नर का ऑफिस है, गवर्नर का ऑफिस एक नॉमिनल हेड की तरह काम करता रहेगा, यानी कि सिंबॉलिक हेड है। असली ताकत सीएम के पास होनी चाहिए क्योंकि वो इलेक्टेड ऑफिस है। ये माना जाता है कि गवर्नर अपने ज़्यादातर जो काम हैं उन कामों को करेंगे ऑन दी एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एट द स्टेट। स्टेट के अंदर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, मंत्रिमंडल है, उनकी एड और एडवाइस पे गवर्नर अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, ये माना जाता है। लेकिन अब कंट्रोवर्सी कहाँ पे आती है? कंट्रोवर्सी आती है गवर्नर की डिस्क्रेशन पे। डिस्क्रेशन का क्या मतलब होता है? डिस्क्रेशन का मतलब होता है कि कई बारी गवर्नर अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड और एडवाइस पे काम नहीं करते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड और एडवाइस उन्हें लेने की ज़रूरत नहीं होती, यानी कि गवर्नर अपने विवेक से, अपनी इंटेलिजेंस से अपनी पावर को एक्सरसाइज करते हैं विदाउट द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो ये जो डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं, हर राज्य में गवर्नर को दो तरह की डिस्क्रिशनरी पावर्स मिली होती हैं। कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स ऐसी हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में खुद मेंशन की गई हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन खुद गवर्नर्स को कुछ डिस्क्रिशनरी पावर देता है। इसके साथ साथ कुछ ऐसी सिचुएशंस भी होती हैं जिन सिचुएशन में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से एड और एडवाइस लेना पॉसिबल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए स्टेट में कोई भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं है, तो उस टाइम पर गवर्नर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से एड और एडवाइस ले ही नहीं सकता क्योंकि ये एग्जिस्ट ही नहीं करते। मान लीजिए स्टेट के अंदर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थी उसने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में अपनी मेजॉरिटी को लूज कर दिया है। ठीक है, तो अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपनी मेजॉरिटी को लूज कर देती है तो गवर्नर को इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड और एडवाइस लेने की ज़रूरत नहीं होती। गवर्नर अपने विवेक से, अपनी डिस्क्रेशन से काम कर सकता है। तो हम कह सकते हैं कि गवर्नर के पास दो तरह की डिस्क्रिशनरी पावर है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रेशन एंड सिचुएशनल डिस्क्रेशन। एक स्टेटमेंट जो आपसे पूछी जा सकती है प्रीलिम्स के अंदर कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नर को तो कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स देता है, लेकिन प्रेसिडेंट को कोई भी डिस्क्रिशनरी पावर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देता। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक्सप्लिसिटली या फिर बहुत ही क्लियरली ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास कोई डिस्क्रिशनरी पावर होगी। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास अगर कोई भी डिस्क्रिशनरी पावर होती है तो वो सिचुएशनल होती है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसका जिक्र नहीं है, ठीक है। लेकिन गवर्नर को कॉन्स्टिट्यूशन भी पावर देता है कुछ, और कुछ सिचुएशनल भी होती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि गवर्नर, पहली कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन क्या है कि गवर्नर अगर चाहे तो या फिर इसको समझने से पहले थोड़ा सा और पीछे देखना पड़ेगा वरना कहीं अंडरस्टैंडिंग अधूरी ना रह जाए। देखिए, कोई भी बिल, एक्ट कब बनता है? जब उस बिल को स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर पास करा दिया जाता है और पास कराने के बाद वो गवर्नर को प्रेजेंट किया जाता है। जब भी कोई बिल गवर्नर को प्रेजेंट किया जाता है तो गवर्नर के पास चॉइस होती है कि वो उस बिल को एसेंट दे दे, यानी कि मंजूरी दे दे। अगर वो एसेंट दे देते हैं तो बिल एक्ट बन जाता है। दूसरा, गवर्नर चाहे तो अपनी मंजूरी देने से विदहोल्ड कर सकते हैं और बिल वहीं पे ही ख़त्म हो जाता है, ठीक है। बिल फिर आगे एक्ट में तब्दील नहीं होता। गवर्नर अगर चाहे तो बिल को एक बारी रिकंसिडर करने के लिए दोबारा से स्टेट लेजिस्लेचर के पास भेज सकते हैं, और अगर स्टेट लेजिस्लेचर फिर से उस बिल को गवर्नर के पास भेजते हैं तो गवर्नर को एसेंट देनी होती है। गवर्नर के पास एक चौथा ऑप्शन भी होता है, और वो चौथा ऑप्शन क्या है कि बिल को रिजर्व कर दें फॉर द कंसीडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। बिल को रिजर्व कर दें फॉर द कंसीडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। जैसे ही गवर्नर किसी बिल को रिजर्व कर देते हैं फॉर द कंसीडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, उसके बाद गवर्नर का रोल बिल्कुल खत्म हो जाता है। अब ये बिल एक्ट तब बनेगा जब प्रेसिडेंट इसको एसेंट देंगे, गवर्नर नहीं, जब प्रेसिडेंट इसको एसेंट देंगे। प्रेसिडेंट चाहे तो इसको विदहोल्ड भी कर सकते हैं, अपनी एसेंट को विदहोल्ड भी कर सकते हैं, और चाहे तो एक बार रिकंसिडर करने के लिए भी भेज सकते हैं, ठीक है। लेकिन गवर्नर का रोल यहां पे खत्म हो जाता है। तो ये गवर्नर की एक डिस्क्रेशनरी पावर है कि अगर वो स्टेट बिल को डिले करना चाहते हैं तो वो उस स्टेट बिल को ना तो एसेंट देंगे, ना ही विदहोल्ड करेंगे, ना ही रिकंसिडरेशन के लिए भेजेंगे। वो स्टेट बिल को रिजर्व कर देते हैं फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ये एक डिस्क्रेशनरी पावर है जो गवर्नर को दी गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कि वो रिजर्व कर सकते हैं बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। पहली कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रेशन। दूसरी कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रेशन क्या है? गवर्नर अपनी राज्य के अंदर प्रेसिडेंट्स रूल प्रोक्लेम कराने की रिकमेंडेशन दे सकते हैं। गवर्नर रिकमेंड कर सकते हैं कि उनके राज्य के अंदर प्रेसिडेंट्स रूल लगा दिया जाए, और जब वो इस तरह की रिकमेंडेशन देंगे तो उन्हें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड और एडवाइस लेने की ज़रूरत नहीं होती। तीसरी डिस्क्रेशनरी पावर क्या है? मान लीजिए ये इंडिया और कोई इस राज्य के गवर्नर हैं, एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, ये किसी इस राज्य के गवर्नर हैं, यहाँ पे कोई यूनियन टेरिटरी है, तो इस सेम गवर्नर को यूनियन टेरिटरी का भी एडमिनिस्ट्रेशन सौंपा जा सकता है। तो अगर कोई गवर्नर ऐसा है जिसको किसी यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेशन चलाने की जिम्मेदारी भी दी है, तो गवर्नर जब भी यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी हुई कोई भी एक्टिविटी करेंगे तो उसमें इस राज्य के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड और एडवाइस लेने की ज़रूरत नहीं है। वो गवर्नर केवल इस राज्य के हैं, तो जब वो इस राज्य में अपनी पावर को एक्सरसाइज करेंगे तब उन्हें एड और एडवाइस चाहिए। लेकिन अगर वो किसी नियर बाय यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेशन भी रन कर रहे हैं गवर्नर, तो वहाँ पर वो अपनी डिस्क्रेशन से रन करेंगे, ठीक है। ये याद रखना है, ज़्यादातर हम भूल जाते हैं। मेंस के अंदर आपका क्वेश्चन आ जाएगा, ये पॉइंट आपको लिख के आना है। क्या क्वेश्चन है? पॉइंट क्या है? पॉइंट है कि अगर किसी गवर्नर को एडिशनल चार्ज मिला है किसी नेबरिंग यूनियन टेरिटरी का, तो उस यूनियन टेरिटरी को एडमिनिस्टर करने में वो अपनी डिस्क्रेशन यूज करेंगे और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड और एडवाइस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। चौथी कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रेशन क्या दी गई है? 4 राज्य हैं, त्रिपुरा, आसाम, मेघालय एंड मिजोरम, जिसको मैं तामेमी कहता हूं। त्रिपुरा, आसाम, मेघालय और मिजोरम। तामेमी के अंदर आपकी ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनी होती हैं। जब भी तामेमी राज्यों के अंदर कोई भी गवर्नमेंट मिनरल एक्सप्लोर करेगी तो इस मिनरल एक्सप्लोरेशन का कुछ हिस्सा इन ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स को दिया जाएगा एज रॉयल्टी, ठीक है। मिनरल एक्सप्लोरेशन का कुछ हिस्सा ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स को दिया जाएगा एज रॉयल्टी। ये रॉयल्टी कितनी होगी ये कौन डिटरमाइन करेगा? ये डिटरमाइन करेंगे गवर्नर, और इसको डिटरमाइन करने में गवर्नर इस राज्यों की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसकी एड और एडवाइस नहीं लेंगे। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रेशन है जो गवर्नर को दी हुई है। इस तरह की कोई भी डिस्क्रिशनरी पावर
प्रेसिडेंट को नहीं दी गई, तो ये आपको याद रखनी है। अब सिचुएशनल डिस्क्रेशन पे आ जाते हैं। सिचुएशनल डिस्क्रेशन जो है वो गवर्नर और प्रेसिडेंट की ऑलमोस्ट सिमिलर है। पहली मान लीजिए कोई स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन हुआ था, लेकिन किसी भी पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली है, ठीक है, किसी भी पार्टी या कोalition को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली है, तो किस इंसान को चीफ मिनिस्टर बनने के लिए बुलाना है, ये कौन डिसाइड करेगा? ये गवर्नर डिसाइड करेंगे, और ये गवर्नर अपनी डिस्क्रेशन में करते हैं। तो यहाँ पे सिचुएशन क्या है कि किसी भी पार्टी या कोalition को मेजॉरिटी नहीं मिली, तो गवर्नर को डिस्क्रिशनरी पावर मिल जाती है। दूसरा क्या है, सीएम अनएक्सपेक्टेडली सीएम की डेथ हो जाती है, तो उस केस में किसको, जैसे ही राज्यों में सीएम की डेथ हो जाती है वैसे ही वहाँ की सरकार गिर जाती है, और अब गवर्नर किसी और इंसान को चीफ मिनिस्टर बनने के लिए इनवाइट करते हैं, तो यहाँ पे भी उनको अपनी डिस्क्रेशन यूज़ करनी होती है। तीसरी पावर क्या है? तीसरी पावर यह है कि प्रेसिडेंट के डायरेक्शन के ऊपर गवर्नर को ढेर सारी ड्यूटीज़ करनी होती हैं, तो अगर प्रेसिडेंट ने कोई डायरेक्शन दी है तो गवर्नर को उस डायरेक्शन को फॉलो करना होता है। वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो राज्य की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, उनकी एड और एडवाइस पे तब काम नहीं करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ राज्य हैं जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, आसाम, मणिपुर, ठीक है, इन राज्यों को एडमिनिस्टर करने के लिए प्रेसिडेंट जो है वो अपनी वो देते हैं, डायरेक्शंस देते हैं, और उन्हीं डायरेक्टिव्स को फॉलो करना होता है, ठीक है। पांचवी डिस्कशन, मान लीजिए कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपनी मेजॉरिटी लूज कर देता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मेजॉरिटी लूज कर देता है ऑन दी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ऑन दी हाउस, ठीक है, इन द हाउस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने अपनी मेजॉरिटी लूज कर दी, तो उस केस में गवर्नर जो है वो अपनी डिस्क्रेशन को यूज़ करके फैसले लेते हैं कि हमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व करना भी है या नहीं करना, हमें दोबारा से इलेक्शन कराने हैं या फिर किसी और इंसान को चीफ मिनिस्टर बनने के लिए इन्वाइट करना है। तो ये गवर्नर की कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं। देखिए, मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में ज़्यादा लंबा समय लेके इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें आप स्टैटिक में पढ़ चुके होंगे। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो मुझे एक बारी आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि आपको गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर के ऊपर एक सेपरेट लेक्चर चाहिए, क्योंकि गवर्नर का जो रोल है, गवर्नर का जो ऑफिस है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन होनी चाहिए इस ऑफिस के ऊपर, लेकिन वो डिस्कशन बहुत लंबा टाइम ले जाएगी, कम से कम 2 आवर की वो डिस्कशन होगी। अगर आप चाहते हैं तो मैं ये डिस्कशन करूंगा, लेकिन आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अदरवाइज न्यूज़ से जुड़ा हुआ जो आपको पता होना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया है। सॉरी, ये न्यूज़ में क्यों था वो अभी हम देखेंगे, लेकिन ये डिस्क्रिशनरी पावर्स का मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब ज़रा न्यूज़ पे आते हैं कि आखिर गवर्नर की पावर्स न्यूज़ में क्यों थी। गवर्नर की पावर न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि अभी रिसेंटली क्या हुआ, तमिलनाडु काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर, तमिलनाडु के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर एक मंत्री थे, इन मंत्री को ईडी ने अरेस्ट कर लिया। ये जो मंत्री थे ये कुछ पोर्टफोलियो को होल्ड करते थे, इन पोर्टफोलियो का सारा काम यही मंत्री करते थे। अब ये मंत्री तो अरेस्ट हो गए, तो तमिलनाडु सरकार ये चाहेगी कि ये पोर्टफोलियो किसी और इंसान को हैंड ओवर कर दिया जाए ताकि वो इंसान अब इन पोर्टफोलियो का काम करता रहे। तो तमिलनाडु सरकार ने गवर्नर से कहा कि ये जो पोर्टफोलियो थे, इन पोर्टफोलियो को शिफ्ट कर दिया जाए टू सम अदर मिनिस्टर्स। गवर्नर ने तमिलनाडु सरकार की इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया। अब देखिए, गवर्नर के पास क्या ये रिजेक्ट करने की पावर थी या नहीं थी, ये आपको और मुझे डिसाइड नहीं करना है, ये जुडिशरी अपने आप देख लेगी, ठीक है, और जुडिशरी के बेसिस पर ही हम अपनी ओपिनियन बना लेंगे। फिलहाल आपको इसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, प्रीमा फेसी ऐसा लगता है कि इलेक्टेड सरकार है, इलेक्टेड सरकार को अपने पोर्टफोलियो के ऊपर कुछ ना कुछ काम तो कराना होगा। अगर पोर्टफोलियो को हैंडल करने वाला मंत्री जेल में चला जाए तो इस पोर्टफोलियो को दूसरे मंत्रियों को शिफ्ट तो करना ही होगा। तो ऐसे में गवर्नर अगर इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देते हैं तो फिर ये कहीं ना कहीं जो इलेक्टेड सरकार है, इलेक्टेड सरकार के काम को मुश्किल बना देता है, ठीक है। न्यूज़ में ये इस वजह से था। एक बार हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि और क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। तमिलनाडु गवर्नर ने रिजेक्ट कर दी गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट को टू शिफ्ट पोर्टफोलियो ऑफ मिनिस्टर। स्टेट ने कंप्लेन की है कि जो गवर्नर हैं वो इंटरफेयर कर रहे हैं स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, और गवर्नर का ये जो स्टेप है ये फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट के खिलाफ जाता है, ठीक है। फिर बाद में जो गवर्नर के डुअल रोल हैं, वो डुअल रोल मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, वो सेंटर के एजेंट की तरह काम करते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अपनी राइटिंग में एजेंट की जगह रिप्रेजेंटेटिव लिख दीजिए, सेंटर के रिप्रेजेंटेटिव की तरह काम करते हैं। रिप्रेजेंटेटिव एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, एजेंट नेगेटिव टर्म होती है, ठीक है। गवर्नर की ढेर सारी एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल और लेजिस्लेटिव पावर्स होती हैं जो मैं उम्मीद करता हूँ आपको पता ही होंगी।
ठीक है। डिस्क्रिशनरी पावर्स मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, प्लीज़ इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर आपको समझ में ना आए मुझे बताइएगा, मैं थोड़ा सा लंबा डिस्कशन लेके फिर से डिस्कस कर लूँगा, लेकिन गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर्स को ज़रूर अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। अब गवर्नर के ऑफिस का मिसयूज़ क्यों होता है? क्योंकि गवर्नर की जो पॉलिटिकल एफिलिएशन होती है, कई बारी गवर्नर अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशंस के अकॉर्डिंग काम करने लग जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए गवर्नर ए पार्टी को फेवर करते हैं और ये किसी ऐसे राज्य के अंदर गवर्नर बना दिए गए जिस राज्य के अंदर बी पार्टी की सरकार है और ए और बी पार्टी के रिलेशन अच्छे नहीं है, तो कई बारी गवर्नर जो हैं वो इस सरकार को ढंग से काम नहीं करने देते, यानी कि पार्टीजन फंक्शनिंग हमें देखने को मिलती है। फिर उसके बाद इलेक्टेड गवर्नमेंट और अपॉइंटेड गवर्नर, इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन की कमी हमें कई बार देखने को मिलती है। फिर मिसट्रस्ट है, क्यों? क्योंकि गवर्नर बिल्स को रिजर्व कर देते हैं फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। जो भी बिल उन्हें लगता है कि उनकी पार्टी पोजीशन के अगेंस्ट जाएगा, गवर्नर मान लीजिए पार्टी ए से बिलोंग करते हैं और उन्हें लगता है कि कोई बिल ऐसा है जो पार्टी ए को पसंद नहीं है, तो वो उस बिल को पास नहीं होने देंगे, उसको रिजर्व कर देंगे फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, जिससे बिल जो है वो बहुत ज़्यादा डिले होता जाता है। इसके साथ साथ आर्टिकल 356 का मिसयूज़ करके राज्यों के अंदर प्रेसिडेंट्स रूल लगवा दिया जाता है, राज्यों के अंदर प्रेसिडेंट्स रूल लगवा दिया जाता है। ढेर सारी कमिटीज़ बनाई गई थी, जैसे कि राजमन्नार कमीशन, पुंची कमीशन, सरकारिया वेंकटचलैया कमीशन। इन सभी कमीशंस ने ढेर सारे स्टेप्स बताए हैं कि किस तरह से गवर्नर और स्टेट के रिलेशंस को इंप्रूव किया जा सकता है, ठीक है। इसके ऊपर भी, अगर इन कमीशन के ऊपर भी आपको सेपरेट वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए अब हम अपनी अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं, वो है जनरल कंसेंट टू सीबीआई। इस न्यूज़ में जो पहली चीज़ आपसे पूछी जा सकती है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, वो तो ये है कि सीबीआई कैसी बॉडी है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, किस तरह की बॉडी है? ये ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल है ना ही स्टैट्यूटरी है। सीबीआई, या फिर अगर मैं किसी इन्वेस्टिगेटिव बॉडी की बात करूं तो 1941 के अंदर एक स्पेशल पुलिस स्टैब्लिशमेंट बनाई गई थी और ये जो स्पेशल पुलिस स्टैब्लिशमेंट है ये इन्वेस्टिगेशन करती थी। स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एसपीई अपनी पावर्स डिराइव करती थी दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 से, ठीक है, सिर्फ पावर्स लेती थी। ये जो स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट है ये भी कोई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं थी, ठीक है। फिर उसके बाद आपके 1960s के अंदर एक कमीशन आती है जिसका नाम है संथानम कमीशन ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, संथानम कमीशन। इस संथानम कमीशन की रिकमेंडेशन पर ही सीबीआई को स्टैब्लिश किया गया और सीबीआई अपनी पावर्स किससे डिराइव कर रही है? सीबीआई अपनी पावर दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट से डिराइव कर रही है। एसपी खत्म हो गया और सीबीआई जो है वो एग्जिस्ट करने लग गया, ठीक है। तो सीबीआई ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी है, लेकिन ये अपनी पावर्स इस एक्ट से डिराइव करती है। सीबीआई का जो दूसरी चीज आप याद रखेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये मेन इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी कहलाई जाती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अगर कोई भी इन्वेस्टिगेशन करानी होती है तो वो सीबीआई के पास जाती है सबसे पहले, ठीक है। अब इन्वेस्टिगेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो एक और एजेंसी का आपने नाम सुना होगा, उस एजेंसी का नाम है एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, ठीक है। तो एक तरफ है आपकी सीबीआई और एक तरफ है आपकी एनआईए। सीबीआई आपके क्रिमिनल केसेस में इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, इसके साथ साथ आपकी टेररिज्म से जुड़े हुए केसेस में इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, ये करप्शन के केसेस में इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। एनआईए का जो मेजर रोल होता है वो होता है टेररिज्म और एंटी इंडिया एक्टिविटी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करना, ठीक है। दूसरी चीज, एनआईए को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए किसी भी राज्य से मंजूरी या फिर कंसेंट लेने की जरूरत नहीं होती। ये इंडिया में या फिर इंडिया के बाहर कहीं पे भी इन्वेस्टिगेशन कर सकती है और इसको राज्यों से कंसेंट नहीं लेना होता। सीबीआई सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट कर सकती है और उसमें भी इसको जिस भी राज्य में इन्वेस्टिगेशन करनी है उस राज्य से कंसेंट लेना जरूरी होता है। तो सीबीआई के जो कंसेंट होते हैं ये दो तरीके के आपको देखने को मिलते हैं। एक कंसेंट होता है आपका जनरल कंसेंट कि एक बार मंजूरी दे दी, अब सीबीआई को बार बार मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है, केस टू केस बेसिस पर मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है। जनरल कंसेंट किसी राज्य ने दे रखी है, सीबीआई जैसे चाहे वैसे इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, बार बार मंजूरी की रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरी तरफ होता है आपका स्पेसिफिक कंसेंट। स्पेसिफिक कंसेंट, जो राज्य सीबीआई को स्पेसिफिक कंसेंट देती है वो कंसेंट केस टू केस बेसिस पर होता है, यानी कि जब भी कोई केस आएगा जिसमें इन्वेस्टिगेशन की जरूरत होगी तो सीबीआई राज्य के पास जाएगा, स्टेट के पास जाएगा और स्टेट से कंसेंट मांगेगा कि मेरे को अपने राज्य में इन्वेस्टिगेशन करने दो। अगर स्टेट उस केस में इन्वेस्टिगेशन करने देगी तो इसको स्पेसिफिक कंसेंट कह दिया जाएगा, ठीक है। जनरल कंसेंट
एक बार किसी राज्य ने सीबीआई को जनरल कंसेंट दे दिया तो बार बार ही उससे मंजूरी मांगने की जरूरत नहीं है। केस टू केस या केस बाय केस बेसिस पर कंसेंट की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, लेकिन स्पेसिफिक कंसेंट में केस टू केस बेसिस पर कंसेंट लेना पड़ता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब ये न्यूज में क्यों था? न्यूज में इसलिए था क्योंकि कई राज्यों ने, कई स्टेट्स ने सीबीआई को पहले जनरल कंसेंट दिया हुआ था, उन्होंने अब धीरे धीरे जनरल कंसेंट विदड्रॉ करना चालू कर दिया है। अभी सबसे लेटेस्ट जो जनरल कंसेंट विदड्रॉ किया है वो है तमिलनाडु की सरकार ने। इससे पहले वेस्ट बंगाल भी इसको विदड्रॉ कर चुका था। तो इसके कुछ इश्यूज भी होते हैं। इश्यूज क्या है? सीबीआई का काम है इन्वेस्टिगेशन करना। अगर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही और किसी स्टेट के अंदर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, तो वहां पे जो स्टेट की मशीनरी है, स्टेट का जो लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी होती है, पुलिस होती है, वही इन्वेस्टिगेशन करेगी। हो सकता है कि राज्यों के पास उतनी अच्छी मशीनरी ना हो इन्वेस्टिगेशन करने की, उतने अच्छे ऑफिसर्स ना हो। तो अगर स्टेट सीबीआई को जनरल कंसेंट नहीं देती तो इन्वेस्टिगेशन जो है वो कहीं ना कहीं पे हैम्पर हो सकती है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन हैम्पर हो सकती है, पहला इशू। दूसरा इशू क्या है? फेडरल रिलेशंस जो हैं वो खराब होते हैं। फेडरल रिलेशन, अभी हमने ऊपर गवर्नर का रोल देखा कि गवर्नर ने तमिलनाडु की सरकार के कुछ प्रपोजल्स को रिजेक्ट कर दिया। अगस्त के महीने में आप देखेंगे कि तमिलनाडु जो नीट बिल है, नीट बिल से या फिर नीट का जो एक्ट था, इस एक्ट से एग्जाम्पशन पाने के लिए तमिलनाडु ने कुछ बिल पास किया था। उस बिल को भी गवर्नर ने प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रिजर्व कर रखा है। ये आप अगस्त की मैगजीन में देखेंगे 100%। ठीक है, तो तमिलनाडु के अंदर गवर्नर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में ज्यादा अच्छे रिलेशन हमें देखने को नहीं मिल रहे, इसीलिए तमिलनाडु ने अब क्या कर दिया? सीबीआई से जनरल कंसेंट को भी विड्रॉ कर लिया है। ठीक है, तो ये आपकी न्यूज थी। सीबीआई से जुड़े हुए जो चीजें मैंने आपको बताई हैं वो आपको याद रखनी है, वहां से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, बाकी सारी चीजें हम देख चुके हैं। मिजोरम और पंजाब भी जनरल कंसेंट विड्रॉ कर चुका है फ्रॉम सीबीआई। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। अच्छा, एक और चीज याद रखेंगे, एनआईए बाहर विदेशों में भी जाके इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, उसको सिर्फ डोमेस्टिक इन्वेस्टिगेशन करेगा, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट उसके ऊपर नहीं होती है। ठीक है, अच्छा, एक और चीज जो आपके प्रीलिम्स में पूछी जा सकती क्या, कि मान लीजिए कोई राज्य ऐसा है जिसने सीबीआई को जनरल कंसेंट नहीं दी, उसके बावजूद भी कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिन केसेस के अंदर सीबीआई बिना राज्यों की स्पेसिफिक कंसेंट के उस राज्य में जाके इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। तो ये जो स्पेसिफिक केसेस हैं इनको हम एक्सेप्शन कहते हैं। तो एक्सेप्शन क्या है? पहली एक्सेप्शन, कोई इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी चल रही थी और राज्य ने अपनी जनरल कंसेंट विड्रॉ कर ली, तो जो इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी चल रही थी वो इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करती रहती है। इसका मतलब जनरल कंसेंट विड्रॉ करने का मतलब ये नहीं है कि ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन को खत्म कर दिया जाएगा। दूसरा एक्सेप्शन क्या है? अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है सीबीआई को कोई इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो सीबीआई किसी भी राज्य में जाके इन्वेस्टिगेशन कर सकती है विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टेट। फिर अगर कोई इंसान ब्राइब लेता हुआ रेड हैंडेड पकड़ा गया है तो उस केस में भी कंसेंट लेने की जरूरत नहीं होती। तो ये सीबीआई का आपका कुछ इश्यूज हैं जो कि आप याद रखेंगे। अगली न्यूज है आपकी डीजीपी की अपॉइंटमेंट। डीजीपी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है पुलिस के अंदर। ठीक है, पुलिस के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है और इस पोस्ट के अंदर रिफॉर्म्स लाने के लिए एक केस हुआ था जिस केस का नाम है प्रकाश सिंह केस। ये प्रकाश सिंह केस आपके 2006 के अंदर आया था। इस केस के अंदर कुछ रिकमेंडेशंस दी थी सुप्रीम कोर्ट ने। ये जो रिकमेंडेशंस हैं, ये रिकमेंडेशंस पुलिस रिफॉर्म के नाम से जानी जाती हैं। ठीक है, और इन्हीं रिकमेंडेशन के अंदर एक रिकमेंडेशन थी कि आखिर डीजीपी को किस तरह से अपॉइंट किया जाएगा। तो अभी हम देखेंगे कि डीजीपी को अपॉइंट करने का क्या प्रोसीजर प्रकाश सिंह केस में बताया गया था। न्यूज में क्यों था ये? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो तरीका बताया था डीजीपी को अपॉइंट करने का, उस तरीके को अमेंड करते हुए पंजाब असेंबली ने अभी एक पंजाब पुलिस अमेंडमेंट बिल पास किया है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि प्रकाश सिंह केस के अंदर क्या तरीका बताया गया था और ये जो अभी बिल आया है, ये जो एक्ट पास किया है पंजाब में, उस एक्ट ने कौन सा तरीका बताया है। प्रकाश सिंह केस में यूपीएससी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य के डीजीपी जब रिटायर होने वाले होंगे, रिटायरमेंट से 6 महीने पहले ही राज्य आइडेंटिफाई करेंगे कि ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिनको इनकी रिटायरमेंट के बाद डीजीपी की तरह अपॉइंट किया जा सकता है। यानी कि जितने भी प्रोबेबल कैंडिडेट्स हैं उन कैंडिडेट्स के नाम को स्टेट्स यूपीएससी के पास भेजेंगी।
इन प्रोबेबल कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करने के लिए स्टेट्स को कुछ चीज़ें देखनी होती हैं, जैसे कि इन कैंडिडेट्स का जो एक्सपीरियंस है वो 30 साल से ज़्यादा का होना चाहिए, 30 साल से कम एक्सपीरियंस नहीं। कुछ राज्य हैं जैसे कि हिमाचल प्रदेश, जहाँ पे 25 साल के एक्सपीरियंस के बाद भी भेजना अलाउ किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन जो गाइडलाइंस हैं गाइडलाइंस के अंदर 30 साल लिखा हुआ है। ठीक है, 30 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके साथ साथ सर्विस रिकॉर्ड को चेक किया जाता है, विजिलेंस क्लियरेंस को चेक किया जाता है, और उसके बाद प्रोबेबल कैंडिडेट्स के नाम को यूपीएससी के पास भेज दिया जाता है। यूपीएससी इन प्रोबेबल कैंडिडेट्स में से तीन कैंडिडेट्स के नाम को सेलेक्ट करके स्टेट को बता देती हैं, और इन तीन कैंडिडेट में से किसी एक को नए डीजीपी की तरह अपॉइंट कर दिया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। स्टेट गवर्नमेंट प्रोबेबल कैंडिडेट्स के नाम को यूपीएससी के पास भेजेगी, यूपीएससी उन नामों में से 3 नामों को शॉर्टलिस्ट करेगी, और इन 3 नामों में से किसी एक को नए डीजीपी की तरह अपॉइंट किया जाता है। जिस भी इंसान को नया डीजीपी बनाया जाएगा तो उसका मिनिमम 2 साल का टेन्योर होगा। यह भी आपके प्रकाश सिंह केस की जजमेंट में कहा गया था। ठीक है, तो इससे एक तरह से सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर आ जाता है। ठीक है, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, यह आपका प्रोसेस होता था जिसके अंदर यूपीएससी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था। 2018 के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट के अंदर रीट्रेट किया था अपने स्टैंड को कि यूपीएससी को बाईपास करके स्टेट गवर्नमेंट्स नए डीजीपी को अपॉइंट नहीं करेंगी। तो ये उसका सुप्रीम कोर्ट का एक बार बारी स्टैंड हमें बहुत ही क्लियरली देखने को मिल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि यूपीएससी का रोल डीजीपी के अपॉइंटमेंट में रहे। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो टेम्पररी डीजीपीज होते हैं, टेम्पररी डीजीपी कह लीजिए आप, या फिर एड हॉक डीजीपी, तो एड हॉक या फिर टेम्पररी डीजीपीज को अपॉइंट नहीं किया जाएगा, आप परमानेंट डीजीपी को ही अपॉइंट करेंगे। अब राज्य के अंदर पुलिस का वो डायरेक्टर जनरल है, ठीक है, पुलिस का सबसे टॉप मोस्ट ऑफिसर है, तो उसको टेम्पररी बेसिस पर क्यों अपॉइंट करो, परमानेंट बेसिस पर अपॉइंट होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी। लेकिन अभी क्या किया है पंजाब गवर्नमेंट ने, यूपीएससी को बाईपास करके खुद ही वो 3 सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स का एक पैनल बनाते हैं, 3 सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स में से किसी एक को चुन लेते हैं एज डीजीपी। ठीक है, अब देखो इसके ऊपर आगे क्या होता है वो अभी कुछ दिनों के बाद पता चलेगा, लेकिन कुछ महीनों पहले ही नागालैंड के अंदर एक सिमिलर सिचुएशन हुई थी, जिसके अंदर पुराने डीजीपी की रिटायरमेंट के बाद भी नागालैंड यूपीएससी ने जिस कैंडिडेट को रिकमेंड किया था उस कैंडिडेट को नागालैंड डीजीपी की तरह अपॉइंट नहीं कर रही थी। तब भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि तुम्हें यूपीएससी की बात माननी होगी और इस कैंडिडेट को डीजीपी की तरह आपको अपॉइंट करना होगा। ठीक है, नागालैंड का केस थोड़ा सा अजीब सा हुआ था। अजीब केस क्या था, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बैकग्राउंड बताता हूँ। देखिए, जब राज्य प्रोबेबल कैंडिडेट्स की लिस्ट भेजते हैं यूपीएससी के पास, तो उसमें वो उन कैंडिडेट्स को चुनते हैं जिनके पास 30 साल की सर्विस एक्सपीरियंस हो। 30 साल का सर्विस एक्सपीरियंस, ये याद रखना है, प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है। 30 साल का सर्विस एक्सपीरियंस होना चाहिए। नागालैंड में क्या हुआ, 30 साल के सर्विस एक्सपीरियंस में केवल 2 ही ऑफिसर्स थे, तो उन 2 ऑफिसर के नाम को नागालैंड ने यूपीएससी के पास भेज दिया। यूपीएससी ने इन 2 ऑफिसर में से किसी एक ऑफिसर का नाम आगे फॉरवर्ड किया स्टेट को कि आप इस ऑफिसर को चुन लो। तो यहाँ पे नागालैंड गवर्नमेंट ने क्या कहा, नागालैंड गवर्नमेंट ने कहा कि 30 साल का क्राइटेरिया अगर हम फॉलो करेंगे तो हमारे पास केवल 2 ही नाम आए, केवल 2 ही नाम आ रहे हैं, तो ऐसे में हमारे पास चॉइसेस कम हो जाती हैं। तो नागालैंड चाहती थी कि इस एक्सपीरियंस के क्राइटेरिया को थोड़ा सा रिड्यूस किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो 30 साल वाला क्राइटेरिया इसको हम फॉलो करेंगे नागालैंड के केस में, और यूपीएससी ने जिस कैंडिडेट को सेलेक्ट करने के लिए कहा है आप उसको ही सेलेक्ट कर लो एज डीजीपी। ठीक है, तो ये थी आपकी पूरी की पूरी डीजीपी की अपॉइंटमेंट की न्यूज़। इसके साथ आपकी मेजर न्यूज़ पॉलिटी की सारी कवर हो जाती हैं। अब कुछ छोटी छोटी सी न्यूज़ बची हैं जिसको मैं अलग से आपको कवर करा देता हूँ। ठीक है, इनका सिर्फ आपको ये याद रखना है नाम क्या है और ये किस लिए न्यूज़ में थी। इसमें पहली है आपकी न्याय विकास पोर्टल। न्याय विकास पोर्टल प्रीलिम्स के लिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि ये जो न्याय विकास पोर्टल है न्याय से जुड़ा हुआ है, तो ये पोर्टल किसने बनाया, ये बनाया मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने। और इस न्याय विकास पोर्टल का काम क्या होगा, देखिए एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम चल रही है, जिसका नाम है डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज फॉर डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट जुडिशरी। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज फॉर डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट जुडिशरी। तो डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट जुडिशरी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को डेवलप कराने के लिए एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम चल रही है।
इस सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम को मॉनिटर करने के लिए ये जो न्याय विकास पोर्टल है इसको बनाया गया। ठीक है, इतना आप इसके अंदर याद रहेंगे। दूसरी चीज़ कौन सी आप याद रखेंगे? दूसरी आपकी पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स। पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स ये एक इंडेक्स है। इस इंडेक्स को रिलीज किया है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने, और ये इंडेक्स बताता है, ये इवेल्युएट करता है कि जो अलग अलग पंचायत हैं, इन पंचायत ने कैसी प्रोग्रेस की है। इसने पंचायत को 4 ग्रेड के अंदर डिवाइड कर दिया है। जिसने बहुत ही अच्छा काम किया है, 75 to 90% प्रोग्रेस की है, उनको ग्रेड ए मिलता है। जिन पंचायत ने प्रोग्रेस की है बिटवीन 60 to 75%, वो ग्रेड बी में आते हैं। 40 to 60% ग्रेड सी में आते हैं, और फिर इसके नीचे ग्रेड डी के अंदर आते हैं। तो आपको क्या याद रखना है? पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स किसने रिलीज किया है? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने इसको रिलीज किया है। और एक और कोर्ट से जुड़ी हुई आपकी न्यूज़ थी, जस्टिस क्लॉक। जस्टिस क्लॉक क्या है? ये भी एक आईसीटी मेजर है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मेजर है, जो कि जुडिशरी के अंदर लिया जा रहा है, जुडिशरी की परफॉर्मेंस को और भी इम्प्रूव करने का। ये जो जस्टिस क्लॉक है ये क्या करेगी? ये एक बर्ड आई व्यू रखेगी। ये एक बर्ड आई व्यू रखेगी कोर्ट रिलेटेड डेटा की, कोर्ट से जुड़े हुए डेटा की। ठीक है, इसके अंदर एक एलईडी डिस्प्ले लगाया जाएगा, ठीक है, जो साइंस को यूज करेगा और कोर्ट रिलेटेड डेटा जो है वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये कुछ न्यूज़ हैं जो कि आप याद रखेंगे। जब भी हम जुडिशरी के अंदर आईसीटी मेजर्स की बात करते हैं तो इस आईसीटी मेजर्स के अंदर आपको सुवास पता होना चाहिए। ठीक है, सुवास, सुपेस पता होना चाहिए, सुवास और सुपेस। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ के बारे में आप मेरे को बताएंगे। ठीक है, तो पॉलिटी के जो आपके करंट अफेयर्स थे इस मंथ के, वो सारे के सारे कवर हो चुके हैं। जो आपकी नेक्स्ट वीडियो है वो इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर आएगी। थैंक यू।